गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। तो अभी तक कहानी में हमने देखा कि जो अलायंस सिंग्यू पवेलियन को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, वो जियान के दौशेंग लेवल पर पहुंचते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। सभी लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ सेकंड तियानजुन ही था जो कि बहुत बुरी कंडीशन में वहां से बचकर निकल पाया। वैसे इस अलायंस के भले ही सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्लैंस अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस अलायंस को सपोर्ट किया था। उनमें से ही एक है विंड लाइटनिंग पवेलियन वाले। इन लोगों का भी डायरेक्ट कनेक्शन था उस अलायंस के साथ। इनके कई सारे आदमी वहां सिंग्यू पवेलियन पर हमला करने के लिए आए थे, इसलिए इन्हें जैसे ही पता लगा कि इनकी अलायंस तबाह हो चुकी है और जियान भी दौशेंग लेवल पर पहुंच गया है और अब वो उन लोगों से बदला ले रहा है जो कि उस अलायंस में शामिल थे, तो इन लोगों ने तुरंत ही हैन क्लैन पर हमला किया। क्योंकि हैन क्लैन और जियान के अच्छे रिलेशंस हैं, इन्होंने वहां अटैक कर हैन क्लैन के एंसेस्टर और साथ ही उनकी 2 पोतियों को भी किडनैप कर लिया, जिससे बाद में ये जियान से सौदा कर सके, जिससे जियान इन पर हमला ना करे। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये उनकी और ज्यादा बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि जियान ने अगले ही दिन उन पर अटैक किया। साथ ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर को हाथों हाथ उसने जो कुछ भी किया था उस चीज की सजा थी, मतलब उसे जान से मार डाला और हैन क्लैन के एंसेस्टर और साथ ही उनकी दोनों पोतियों को भी बचा लिया। अभी इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। जियान अभी के हमले के बाद ये चीज समझ चुका था कि वो लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, मतलब अगर अलग अलग क्लैन के लोग जो कि उनके दुश्मन है वो हाथ मिला ले तो फिर से इस तरह का हमला कर सकते हैं। और सिर्फ जियान ही नहीं है जो कि दौशेंग लेवल पर हो, हर सेक के पास अपना हुकुम का इक्का होता है और सोल हॉल वाले तो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए जियान फैसला करता है कि जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है उससे बचने के लिए उन्हें भी सेम वही चीज करनी होगी। अभी के टाइम पर जियान ये चीज समझ चुका है कि अगर बाकी लोग हाथ मिलाकर उन पर हमला करेंगे तो उनके लिए ये लड़ाई मुश्किल होगी। इसलिए जियान ही पहले खुद एक अलायंस क्रिएट कर लेगा जिससे किसी की हिम्मत ही ना हो उनके खिलाफ जाने की। वैसे तो छोटे क्लैंस को मनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, उन्हें पार दिखाकर मनाया जा सकता है, लेकिन असली फायदा बड़े क्लैंस या बड़े पवेलियन को अपने साथ ज्वाइन करने में है, क्योंकि अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो छोटे क्लैंस खुद आकर साथ देंगे। इसलिए जियान ने फैसला किया कि वो 3 मेजर फोर्सेस के साथ सबसे पहले अपनी अलायंस क्रिएट करेगा। पहला नाम है बर्निंग फ्लेम वैली, जिनके रिलेशन जियान के साथ पहले से ही बहुत अच्छे हैं। दूसरा नाम है फ्लारसेक, उनके रिलेशन भी अच्छे हैं, पर वो लोग मानेंगे या नहीं ये चीज अभी क्लियर नहीं है। और तीसरा बड़ा नाम है पिल्टार का, ये सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होगी, जिन्होंने अगर सिंग्यू पवेलियन को सपोर्ट किया तो इनकी बात डबल हो सकती है, पर उन्हें बनाना सबसे ज्यादा टफ होने वाला है। फिर भी अभी तक जियान ने तीनों मेजर फोर्सेस को लेटर भिजवा दिया था। अभी के लिए यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा हॉल ऑफ सोल पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का पैलेस मास्टर इस वक्त गुयू को सजा दे रहा था। भले ही गुयू सेकंड तियानजुन है और उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। उसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए, जिससे सोल हॉल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऊपर से गुयू बहुत कॉन्फिडेंट था ये चीज लेकर कि वो सिंग्यू पवेलियन को तबाह कर देगा, लेकिन आखिर में इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए पैलेस मास्टर को गुस्सा आ रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ सोल हॉल के डेप्यूटी चीफ की एंट्री होती है। वो आकर पैलेस मास्टर को समझाने लगता है कि इसमें गुयू की गलती नहीं थी, उसने जो कुछ भी करा वो सोच समझ कर करा और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अचानक से ही वहाँ एक दौशेंग लेवल का कल्टीवेटर आ गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी पैलेस मास्टर को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि एक दौशेंग लेवल का कल्टीवेटर होते हुए भी इन लोगों ने इतनी कमजोर फोर्स के साथ हमला क्यों किया। पर डेप्यूटी चीफ बताता है कि इन लोगों को उसकी खबर थी ही नहीं कि जियान ने बेनशेंग रियलम को डायरेक्ट स्किप कर दिया है। वो सीधा दौशेंग लेवल पर पहुंच चुका है, जो चीज किसी ने सोची ही नहीं थी। अभी डेप्यूटी चीफ पैलेस मास्टर से कह रहा था कि उसके हिसाब से शायद जियान के हाथ वो बॉडी हार्ड लग चुका है। अभी जियान दौशेंग लेवल पर पहुंच पाया, वो भी इतनी कम एज में। वैसे उसके हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जियान ने अभी अभी नेक्स्ट लेवल अचीव किया है, इसलिए अभी वो सबसे ज्यादा कमजोर स्टेज पर होगा। वक्त के साथ वो अपनी कल्टीवेशन रिकवर करेगा, मतलब उसकी पार बढ़ेगी और फिर शायद वो आगे के लेवल पर भी पहुंचे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमला कर अभी उसे खत्म कर दिया जाए। पैलेस मास्टर को भी ये बात सही लगती है, लेकिन सेम चीज गुयू ने भी कही थी। उसने भी यही सब बोलकर हमला किया था और बाद में वो हार गए थे। इसलिए वो डेप्यूटी चीफ से कह रहा था कि क्या तुम पक्के से कह सकते हो कि इस बार जीत हमारी होगी,
जिस पर डेप्यूटी चीफ कहता है कि बिल्कुल सेकंड ध्यानसुन ने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती की थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। अभी उसके इतने कहते ही सीन चेंज होकर सीधा बर्निंग फ्लेम वैली पर आता है, जहां हम मास्टर तांग, उनकी बेटी मिस हुआ और मास्टर तांग के फादर, जिन्हें हम एंसेस्टर युन कहेंगे, वो बैठकर बात कर रहे थे। जियान का भिजवाया हुआ लेटर वहां पहुंच चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो सोल हॉल के खिलाफ एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें उन्हें बर्निंग फ्लेम वैली की मदद की जरूरत है। अब रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए मास्टर तांग तुरंत ही हाँ कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला उनका अकेले का नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एंसेस्टर युन यानी अपने फादर को वहाँ बुलाया। वो अभी पूछ रहे थे कि आप इस पर क्या कहना चाहोगे, तो एंसेस्टर युन कहते हैं कि देखो, हमें किसी की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन पैदा कर लेंगे। सोल हॉल वाले भले ही हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन उनसे हमारी कोई खास दुश्मनी भी नहीं है। वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर हमारी दुश्मनी होती है तो इससे हमारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उनका मानना बिल्कुल सही था, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इस अलायंस के लिए हाँ नहीं कर रहे। इसलिए मास्टर तांग पूछ रहे थे कि आप साफ साफ बताइए कि आखिर मैं क्या करूं। तो एंसेस्टर युन कहने लगते हैं कि आखिर वो लड़का जियान है कैसा। मैंने सुना है कि वो अभी अभी तो शेंग लेवल पर प्रमोट हुआ है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। जो सुनते ही मास्टर तांग जियान की तारीफ करने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो इतनी कम एज में तो शेंग लेवल पर पहुंच गया। साथ ही मैं उससे मिला हूँ, उस पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है। ये सुनकर एंसेस्टर युन हैरान थे। हालांकि अब बात बदलते हुए वो कहने लगते हैं कि मेरे हिसाब से उस लड़की की उम्र भी हुआर जितनी होगी, तो इस अलायंस के लिए हम हाँ कर सकते हैं। अगर वो लड़का हुआर से शादी कर ले तो तुम कह रहे हो कि वो बहुत टैलेंटेड है, इससे हमारा ही फायदा होगा और हुआर जैसी वाइफ मिलने से उसको भी फायदा है। अभी हुआर तो ये बात सुनकर शर्मा गई थी, इसलिए वो तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रही हो। तो मास्टर तांग कहने लगते हैं कि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। हालांकि अभी ये चीज एंसेस्टर युन भी देख पा रहे थे कि हुआर ने भी ना नहीं की है। वो थोड़ी सी शर्मा जरूर गई है, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए तैयार है, मतलब वो भी जियान को लाइक करती है। एंसेस्टर युन कहने लगे थे कि देखो, हम अलायंस के लिए हाँ कर देंगे, इस चीज में उनका फायदा है, पर हमारा क्या फायदा। तो मास्टर तांग कहते हैं कि हमारा भी फायदा है। ये बात आप भी जानते हो कि आपको एक बहुत सीरियस बीमारी है। जियान एक बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट है और वो शायद आपकी इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है। उसने प्रॉमिस किया कि वो हमारी मदद करेगा। ये सुनकर एंसेस्टर युन कहने लगे, तो अच्छा, तुम इसलिए उनके साथ अलायंस बनाना चाहते हो। उसने ये वादा किया है कि अगर हम अलायंस के लिए हाँ कर दें तो वो हमारी मदद करेगा, लेकिन क्या अगर हम मना करेंगे तो वो हमारी मदद कर सकता है। इतने में ही वहाँ जियान आ गया और कहने लगा कि बिल्कुल, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप भले ही हमारे साथ हाथ मिलाओ ना मिलाओ, आपकी इस बीमारी का इलाज मैं पता लगा कर रहूंगा। जो सुनकर एंसेस्टर युन हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जो मैं सुनना चाहता था तुमने वही जवाब दिया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोल हॉल वाले बहुत ही खतरनाक है, उन्हें घोस्ट भी कहा जाता है। सब उनसे डरते हैं, पर कभी भी कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। पर तुमने हमसे पूछा, इसलिए हम तुम्हें निराश नहीं कर सकते। भले ही अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन सोल हॉल वाले जानते हैं कि मैं भी कुछ कम नहीं था। इसलिए अब समय आ चुका है कि दुनिया को पता लगे कि बर्निंग फ्लेम वाले की फ्लेम्स कभी ठंडी नहीं पड़ी है। इस बात का साफ साफ मतलब था कि उन्होंने अलायंस के लिए हाँ कर दी है, जिस चीज के लिए जियान उन्हें शुक्रिया कहता है। वो कहते हैं कि जल्दी उनकी मुलाकात सिंग्यू पेविलियन से होगी। अभी उनके इतना कहते ही सीन फिर से चेंज होता है और इस बार अब हम आ जाते हैं फ्लावर सेक्ट पर, जहाँ अभी अभी सोल हॉल ने अटैक किया था। अटैक के बाद फ्लावर सेक्ट बहुत हद तक तबाह हो चुका है। कई सारे डिसाइपल्स घायल हैं। युन को भी चोट आई थी, लेकिन उसे बाकी डिसाइपल्स की ज्यादा चिंता है, इसलिए अभी भी वो ये चेक कर रही है कि किस किस को सीरियस इंजरीज आई हैं और किस किस को नहीं। तभी वहाँ नलन यानरान आ जाती है और कहती है कि आपको आराम करना चाहिए, आपको भी चोट आई हुई है। पर युन कहने लगती है कि पहले बाकी डिसाइपल्स को देखना जरूरी है। वैसे इतने में ही वहाँ मास्टर याओलाओ की एंट्री होती है। वो देखते हैं कि फ्लावर सेक्ट पर हमला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही नीचे आकर वहाँ युन से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। फ्लावर सेक्ट के ऊपर तो इतना पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर रहता है, फिर ये तबाही कैसे। तो युन बताती है कि ये हमला अचानक किया गया था, हमें इस हमले की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अचानक से हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय किया गया और ये अटैक हुआ। शायद उन लोगों को इस चीज की खबर लग चुकी थी कि सुप्रीम एल्डर अभी कल्टीवेशन में बिजी है, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि अपने सेक्ट को बचाने के लिए वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाएंगे। मतलब सही समय पर सुप्रीम एल्डर वहाँ पहुँच गई, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट बच पाया, वरना ये हमला सच में बहुत खतरनाक था। फ्लावर सेक्ट तबाह भी हो सकता था।
अभी मास्टर याओ लाओ देख रहे थे कि यूनियन और नलन यानरैन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो तुरंत ही 2 रिकवरी पिल्स निकालकर उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें रख लो। यूनियन शुक्रिया कहती है, पर तभी वहाँ वो सुप्रीम एल्डर की एंट्री होती है। इनका नाम मिस केन है। ये आते ही कहती है कि उसे शुक्रिया मत कहो, ये सब उसी की वजह से हुआ है। हमारी सिंग्यू पेविलियन के साथ अच्छी दोस्ती है, इसी वजह से सोल हॉल ने हम पर यह हमला किया, जिससे कि हम इनके साथ अपने कनेक्शंस तोड़ दें। ये हमला एक वार्निंग की तरह था। हालांकि अभी यूनियन और नलन यानरैन तो वहाँ से बाकी डिसाइपल्स को देखने के लिए चली गयी, पर मिस केन और मास्टर याओ लाओ अभी वहीं खड़े हुए थे। ये दोनों बहुत पुराने दोस्त है, इसलिए मिस केन अभी मास्टर याओ लाओ से कह रही थी कि तुम्हारे तो बाल तक सफेद हो गए, अभी भी तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो अपने पेविलियन को बचाने के लिए। वो कह रही थी कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह देकर आराम करना चाहिए। पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि नहीं, अभी इस चीज का समय नहीं है। वैसे मेन बात वही थी, जिस तरह से जियान वहाँ बर्निंग फ्लेम वैली गया था, लेटर के बाद भी उसी तरह से मास्टर याओ लाओ यहाँ आए हैं। उन्हें लेटर पहले ही मिल चुका है, इसलिए इन्हें मास्टर याओ लाओ के यहाँ आने का कारण ऑलरेडी पता है। बस किन कह रही थी कि देखो, जिंग्यू पेविलियन के साथ ऑफिशियली अलायंस क्रिएट करने में हमारा बहुत बड़ा लॉस है। इस चीज से हमारा पूरा फ्लावर सेक्ट भी तबाह हो सकता है, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि हमारा सेक्ट जिंग्यू पेविलियन जितना ताकतवर नहीं है। अभी के हमले को हम सह गए, लेकिन अगली बार अगर वो और ज्यादा तैयारी के साथ आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्लावर सेक्ट को बचा पाऊंगी। इसलिए जिंग्यू पेविलियन से हाथ मिलाना हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। जिस पर मास्टर कहने लगते हैं कि देखो, इस हमले के बारे में हमें कोई खबर नहीं थी, और ये बात तुम भी जानती हो कि अकेले लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारी अलायंस क्रिएट होती तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि अगर तुम पर हमला होता है तो हम तुम्हारी मदद करें, जिससे तुम्हें भी एक सपोर्ट रहेगा। ये चीज मिस केन को भी सही लगती है, लेकिन वो अभी हाँ नहीं कर सकती। वो कहती है कि 3 दिन बाद जिंग्यू पेविलियन में जो मीटिंग होने वाली है, अगर तब मैं वहाँ आ जाऊँ तो समझ जाना कि इस अलायंस के लिए मेरी हाँ है, लेकिन अगर मैं नहीं आई तो समझ जाना फ्लावर सेक्ट तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अभी मास्टर याओ लाओ कह रही थी कि मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम वहाँ जरूर आओ। अभी उनके इतना कहते ही वो भी वहाँ से वापस लौट गए थे, और सीन अब जिंग्यू पेविलियन पर आ चुका था, जहाँ जियान भी बर्निंग फ्लेम वैली से लौट आया है। वो आकर बता रहा था कि उन लोगों ने अलायंस के लिए हाँ कर दी है, जिसके बाद मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि फ्लावर सेक्ट इस अलायंस के लिए शायद ही हाँ करे, क्योंकि अभी अभी उन पर अटैक हुआ है। अब भले ही जियान चाहता है कि फ्लावर सेक्ट उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये उनका खुद का फैसला है। इसका मतलब अब सिर्फ पिल्टार बचा हुआ है, और यही वो पावरफुल फोर्स है जिसका सपोर्ट इन्हें चाहिए ही चाहिए। अभी मास्टर याओ लाओ ये बात और अच्छी तरह से जानते हैं। वो कह रहे थे कि पिल्टार वाले सोल हॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें उनसे नफरत है, लेकिन सोल हॉल ने कभी पिल्टार के खिलाफ कुछ नहीं किया। इसलिए ये चीज मुश्किल है कि पिल्टार हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि फालतू में कोई भी किसी से दुश्मनी क्यों मोल लेगा। असल में मास्टर याओ लाओ ने मास्टर फेंग को मना कर दिया था पिल टावर लेटर भिजवाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग खुद वहाँ जाकर उन्हें इस चीज के लिए मनाए, क्योंकि वहाँ पर मास्टर याओ लाओ के बारे में सब जानते हैं। इसलिए सामने से ये चीज प्रपोज करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कहते हैं कि हमें अभी वहाँ के लिए निकलना चाहिए। जियान भी पूरी तरह से तैयार था। रास्ते में वो जियान को समझा रहे थे कि जरूरी नहीं कि वो लोग हमारी मदद करे, क्योंकि ये चीज किसी के डिसीजन पर तय नहीं है। जियान को ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आई, इसलिए मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि जो पिल्टार है उसकी भी एक मेन ब्रांच है, जिसे मेन पिल्टार कहा जाता है। वहाँ के कई सारे एल्डर्स हैं, और पिल्टार के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस वो सारे एल्डर्स मिलकर लेते हैं। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह है, जिस तरह से अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और इनमें सारे डिसीजंस वो सब मिलकर लेते हैं, तभी बड़े लेवल पर कुछ किया जाता है। इसी तरह से ये चीज है, पिल्टार का भले ही एक मेन मास्टर हो, लेकिन बाकी एल्डर्स की मंजूरी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि इन्हें हर तरफ से वोट मिलने चाहिए, तभी उनके अलायंस को पिल्टार का सपोर्ट मिल पाएगा। वैसे ये सारी बातें बताते बताते ये लोग पिल्टार तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात पिल्टार के 2 लीडर यानी मास्टर याओ लाओ के पुराने दोस्त मास्टर जुआन कॉन्ग और मास्टर त्यान ली से होती है। वो अपने दोस्त मास्टर याओ लाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे इन्हें रीजन पता है कि आखिर मास्टर याओ लाओ और जियान यहाँ क्यों आए हैं, पर इनके पास एक बुरी खबर थी।
इनके हिसाब से वोटिंग के बाद सिर्फ 3 वोट ही इस अलायंस के लिए मिल पाएंगे और वो 3 वोट भी तीनों लीडर्स के हैं क्योंकि वो मास्टर याओ लाओ के पुराने दोस्त हैं, इसलिए वो उन्हें सपोर्ट जरूर करेंगे। बाद में एक वोट एक दूसरे एल्डर हैं, उनकी तरफ से मिल सकता है, मगर बाकी एल्डर शायद ही इस चीज के लिए हाँ करे। बात वही है कि आखिर ये लोग किसी बड़ी फोर्स से दुश्मनी क्यों मोल लेंगे। भले ही सोल हॉल आगे चलकर उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन सभी हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। हालांकि अभी मेन बात ये है कि 4 वोट लगभग इन्हें मिल रहे हैं और इतने ज्यादा एल्डर्स भी नहीं होते कि ये वोटिंग नंबर्स बहुत बड़े हों। कुछ और ही एल्डर्स बचे हुए हैं जो कि शायद इस चीज के लिए ना माने, लेकिन अभी एल्डर सिलेक्शन का कंपटीशन भी चल रहा है, मतलब न्यू एल्डर को चुनना बाकी है। अगर इन्हीं में से कोई एल्डर बन जाए, मतलब इन्हीं का ही कोई एल्डर बन जाए, तो शायद एक वोट बढ़ सकता है जिससे बाजी इनकी तरफ आ जाएगी। ये सुनकर जियान कहने लगता है कि फिर तो मास्टर याओ लाओ यहाँ के एल्डर बन सकते हैं। असल में मास्टर याओ लाओ पहले भी यहाँ के एल्डर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पिलटार छोड़ दिया। जियान के ये कहते ही दोनों ही लीडर्स कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर याओ लाओ यहाँ से नहीं जाता तो उसके पास एल्डर का हक ऑलरेडी होता, उसे ये चीज साबित करनी ही नहीं पड़ती। लेकिन वो एक बार पिलटार को छोड़ चुका है, इसलिए शायद अब उसे वहाँ वापस एल्डर की पोजीशन नहीं मिल पाएगी। अभी जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तभी वहाँ मिस जुआन की एंट्री हुई। वो आते ही कहने लगती है कि भले ही याओ लाओ यहाँ का एल्डर ना बन सकता हो, पर जियान यहाँ का एल्डर बन सकता है। वो ऑलरेडी एक 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, वो भी इतनी कम एज में। ये चीज सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। हमारे पिलटार को उसके जैसा एल्डर मिलने से फायदा ही होगा और इससे उनके लिए एक वोट और इंक्रीज हो जाएगा। मिस जुआन की ये बात बिल्कुल सही थी। वैसे अभी मिस जुआन के वहाँ आते ही मास्टर जुआन कॉन्ग मास्टर याओ लाओ से कहने लगे थे कि तुम्हें पता है कि इसे तुम्हारी हमेशा बहुत चिंता होती थी, पर ये चीज कहने में ये शर्माती है, इसलिए ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो सुनकर मिस जुआन को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि अभी काम की बात करनी चाहिए, क्योंकि भले ही जियान उनके पिलटार के लिए एक अच्छा एल्डर साबित हो सकता है, लेकिन इस कंपटीशन को जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जियान का ओपोनेंट कोई मामूली आदमी नहीं है। जब जियान अपने ओपोनेंट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जियान का मुकाबला हुओ किंग से होगा, जिन्हें सब ओल्ड मैन हुओ के नाम से जानते हैं। ये असल में बहुत पहले से पिलटार के मेंबर हैं। वो चाहते तो पहले ही इस एल्डर की पोजीशन को ले सकते थे, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वो अब एल्डर बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इस कारण से अब और कोई हिस्सा नहीं ले रहा, मतलब उनकी जीत पक्की है। वैसे जियान ओल्ड मैन हुओ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो लोग बताते हैं कि ओल्ड मैन हुओ मास्टर याओ लाओ के बहुत बड़े दुश्मन है। दुश्मन मतलब उनकी ऐसी लड़ाई तो नहीं हुई, पर दोनों का ही मानना अलग है। दोनों ही अल्केमिस्ट है और ओल्ड मैन हुओ चाहते हैं कि एल्केमी को हमेशा उसी तरह से परफॉर्म किया जाए जिस तरह से वो चलती आ रही है। मतलब हर हब की एक लिमिट होती है कि उसे किस अमाउंट में किस स्पेल के लिए यूज किया जाना है, इसलिए हमेशा उसे उसी अमाउंट में यूज करना चाहिए। लेकिन मास्टर याओ लाओ का ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने कई सारी नई नई बिल्स क्रिएट की हैं, जिसके लिए उन्होंने उन सब फॉर्मूला से बियॉन्ड जाकर सोचा है और अपनी क्रिएशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। इसलिए ओल्ड मैन हुओ मास्टर याओ लाओ को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वैसे अब कारण जो भी हो, पर अगर जियान को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो उसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, जिसके लिए जियान वहाँ से चला गया मास्टर याओ लाओ के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान पिलटार में ही था। वहीं उसकी नजर एक ओल्ड मैन पर पड़ी जो कि कुछ बच्चों को डांट रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पिल में किसी दूसरी हर्ब का इस्तेमाल किया। पिल भले ही सही बनी हो, लेकिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज करना ही उनकी गलती है। यही चीज वो उन्हें समझा रहे थे। यही है ओल्ड मैन हुओ। जियान वहाँ पहुंचकर उन्हें अपनी पिल दिखाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, पर माफ करना, तुमने भी इसमें कुछ अजीब सी चीज मिलाई है, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी वहाँ मास्टर याओ लाओ आ गए। उन्हें देखते ही ओल्ड मैन हुओ पहचान चुके थे कि वो कौन है और ये भी समझ चुके थे कि जियान यानी वो लड़का असल में उनका डिसाइपल है। वो कहने लगे कि अच्छा, तो इसी ने तुम्हें सिखाया होगा इस तरह से मिलावट करना। ये चीज बहुत गलत है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो मैं कभी तुम्हें ये सलाह नहीं देता। जियान भी पहचान चुका था कि वो ओल्ड मैन हुओ है, इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से कहने लगा, तो अच्छा, ये वही है जो कि इस कंपटीशन में ओपोनेंट बनने वाले हैं। ये सुनते ही ओल्ड मैन हुओ को लगा कि शायद मास्टर याओ लाओ उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, इसलिए वो कहने लगे कि अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आए हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे।
असल में मास्टर याओ लाओ से नफरत करने का एक रीजन ये भी है कि बहुत पहले इसी तरह के कंपटीशन में मास्टर याओ लाओ ने अपनी पिल पर एक अलग सी स्पिरिचुअल कोटिंग यूज की थी, जिससे उनकी पिल और ही ज्यादा अच्छी बनी। ये चीज फायदेमंद तो थी, पर ओल्ड मैन हुओ के हिसाब से ये गलत है। एक पिल को जिस तरह से बनना चाहिए उस प्रोसेस को मास्टर याओ लाओ ने फॉलो नहीं किया, इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से नफरत करने लगे। हालांकि उस कंपटीशन के बाद मास्टर याओ लाओ एल्डर बन चुके थे। बाद में वो उस पोजीशन को छोड़कर चले गए, लेकिन ओल्ड मैन हुओ को अभी लगता है कि शायद वो फिर से उसी पोजीशन के लिए यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इसलिए वो कह रहे थे कि अब हमारी मुलाकात कंपटीशन में होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कंपटीशन शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मेन पेल्टार के एल्डर्स वहाँ पर आना शुरू हो चुके थे। जियान सभी को देखकर हैरान था, क्योंकि सभी बहुत अच्छे लेवल के अल्केमिस्ट हैं। हालांकि एक एल्डर थे जिनका वो पावर लेवल मेजर नहीं कर पा रहा था। मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि ये मेन पेल्टार के फर्स्ट एल्डर है। इन्हें एल्डर लिन के नाम से जाना जाता है। वो जियान को बता रहे थे कि भले ही पेल्टार के 3 लीडर्स हैं, लेकिन तीनों ही लीडर इनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनका डिसीजन मेन डिसीजन होता है। मतलब ये अगर तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें बाकी एल्डर्स के सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि रूल्स के हिसाब से वो जरूरी है, इसलिए वो चीज अलग है। वैसे अब कंपटीशन शुरू होने का समय आ चुका था, इसलिए ओल्ड मैन हुओ को वहाँ बुलाया गया। वो भी अभी मास्टर याओ लाओ की तरफ देखते हुए चिल्ला रहे थे कि कब तक वहाँ खड़े रहोगे, चलो अब मैदान में आ जाओ। लेकिन उनके ऐसा कहते ही वहाँ जियान मैदान में उतरा, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्हें लगा नहीं था कि मास्टर याओ लाओ का डिसाइपल मुकाबला करने वाला है। ये चीज उनके लिए डिसरिस्पेक्टिंग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे डिसरिस्पेक्ट की तरह नहीं लिया। उन्होंने तो फैसला किया कि वो जियान को हराकर ये चीज गलत साबित करेंगे कि फालतू में अलग अलग हर्ब से बनाई हुई पिल्स असली फॉर्मूले से बनाई हुई पिल से कितनी ज्यादा यूजलेस होती हैं। उन्हें बस मास्टर याओ लाओ के मेथड को गलत साबित करना था। खैर जो भी हो, मास्टर याओ लाओ ने जियान को ये चीज समझा दी थी कि उसे इस कंपटीशन में थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओल्ड मैन हुओ भले ही थोड़ी पुरानी सोच वाले हों, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे अल्केमिस्ट है। वो मास्टर याओ लाओ की टक्कर के अल्केमिस्ट है, इसलिए जियान के लिए ये कंपटीशन जीत पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। पर उसे किसी भी कीमत पर ये कंपटीशन जीतना होगा। अगर उसे पेल्टार का सपोर्ट चाहिए तो वैसे कंपटीशन अब शुरू होता है, जिसके बाद ओल्ड मैन हू ने तुरंत ही अपनी स्टोन फर्नेस बाहर निकाल ली थी। वो सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उससे कह रहे थे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आज फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऐसा कहते हुए वो जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लड़के, भले ही हम कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अगर तुम्हें कहीं पर भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि आखिर में तरीके मेरे ही काम आएंगे। जियान कहता है कि वो इस चीज का ध्यान रखेगा और तुरंत ही अपनी चारों फ्लेम्स बाहर निकाल लेता है। वो अभी उन चारों फ्लेम्स को कंबाइन कर फर्नेस क्रिएट कर रहा था। सभी लोग पहले इसी चीज से बहुत हैरान हो चुके थे कि जियान के पास 4 हेवनली फ्लेम्स है, लेकिन जब जियान ने उन्हें कंबाइन कर एक फर्नेस का आकार दिया तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जियान फ्लेम्स को फ्यूज कर सकता है, जो चीज एक अलग लेवल की बात है। हालांकि ये चीज साबित करती है कि जियान मास्टर याओ लाओ का स्टूडेंट है। अब ये सब देखकर ओल्ड मैन हुओ कह रहे थे कि ये लड़का बस शो ऑफ कर रहा है। फ्लेम्स को यूज किया जाता है फर्नेस को गर्म करने के लिए और उसके अंदर बन रही पिल को एक आकार देने के लिए, लेकिन अगर आग के अंदर ही किसी चीज को क्रिएट किया जाए तो वो चीज जल ही जाएगी। इसलिए इस तरह के शो ऑफ करने का कोई फायदा नहीं। हालांकि ये चीज वो जियान को नहीं समझाते, वो तो चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। इस कंपटीशन के शुरू होते ही फर्स्ट एल्डर मतलब एल्डर लिन ने वहाँ सारे हर्ब्स मौजूद करा दिए थे। उस जगह पर दुनिया भर के हर्ब्स थे। सभी हर्ब्स को वहाँ इसलिए लाया गया जिससे कि वो लोग अपने हिसाब से चुनकर हर्ब्स का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि एक सच्चे अल्केमिस्ट को ये चीज पता होनी चाहिए कि उसे किस मेडिसिन की कब जरूरत है। इसलिए वहाँ काम की और बिना काम की हर तरह की हर्ब मौजूद थी। जियान तो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वैसे ओल्ड मैन हुओ बहुत टाइम से पिल बनाते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्पीड के साथ अपनी काम की हर्ब चुन ली और उसे फर्नेस में डाल दिया। वो बिल्कुल परफेक्टली उतने ही मटेरियल का यूज कर रहे थे जितना स्क्रोल्स में लिखा हुआ है। उनमें से कई स्क्रोल तो खुद उन्होंने ही लिखे हैं। वो हमेशा उन स्क्रोल्स के हिसाब से काम करते हैं। अभी वहाँ मिस सुआन मास्टर याओ लाओ से कह रही थी कि जियान के लिए ये कंपटीशन जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओल्ड मैन हो ने अभी कुछ टाइम पहले ही 9 कलर थंडर पिल के लेवल को अचीव कर लिया है। ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। हालांकि आपको याद होगा तो ऑक्शन के टाइम पर मास्टर याओ लाओ ने भी इसी तरह की पिल क्रिएट की थी। उन्हें भी ये चीज आती है, लेकिन वो जियान को ये चीज नहीं सिखा पाए। नॉर्मली अगर बात करें तो जियान कुछ हद तक लाइटनिंग पिल्स क्रिएट कर सकता है, पर 9 कलर्स वाली उनके हिसाब से जियान के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने अभी ये चीज जियान को नहीं सिखाई। फिर भी वो उम्मीद कर रहे थे
कि किसी तरह से जियान इस कंपटीशन को जीत जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे अब जियान ने भी हर्ब्स चुनना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले अपने पास से बॉडी सीड निकाला, जिससे ये चीज साबित हो गई कि शायद वो बॉडी पिल बना रहा है। पर ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है, क्योंकि बॉडी पिल कभी 9 कलर थंडर पिल की बराबरी नहीं कर सकती। सभी लोग अभी यही बात कह रहे थे। पर उस बॉडी सीड को फर्नेस के अंदर डालने के बाद जियान ने जब हर्ब्स उसमें डालना शुरू की तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि बॉडी पिल के लिए जितनी हर्ब्स लगती हैं, जियान ने उतने से ज्यादा हर्ब्स का इस्तेमाल किया था। वो सारी हर्ब्स तो उसमें थी ही जो कि बॉडी पिल के लिए जरूरी है, पर और भी कई सारी ऐसी हर्ब्स थी जिनका उसमें कोई काम नहीं। सभी लोग इस चीज से थोड़े हैरान थे, पर वो क्या ही कह सकते हैं। जियान ने पिल बनाना शुरू कर दिया। वहाँ मास्टर याओ लाओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियान किस तरह की पिल बना रहा है। वो कह रहे थे कि बस जियान किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहली ही बारी में हमेशा कामयाब नहीं होते। हालांकि जियान तो अपने काम में लगा हुआ था। वहाँ सामने ओल्ड मैन वो भी ये चीज देखकर मन ही मन थोड़ा हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि इस लड़के को तो ये तक नहीं पता कि एक बॉडी पिल में कितनी हर्ब्स जरूरी है। आखिर ये एक पिल कैसे क्रिएट कर पाएगा? आखिर ये 8th ग्रेड एल्केमिस्ट बना कैसे? खैर वो अपना काम जारी रखते हैं। वो अभी अपनी सोल का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पिल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो हर चीज परफेक्टली करते हैं। धीरे धीरे रात हो गई। अचानक ही वहाँ एक धमाका हुआ, जो कि जियान की फ्लेम्स फर्नेस से हुआ था। मतलब उसकी फर्नेस ब्लास्ट हो गई और वो जो पिल बना रहा था वो भी तबाह हो गई। पर अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ था। जियान ने फिर से उसमें सेम हर्ब्स डाली और प्रोसेस शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर से वो फर्नेस ब्लास्ट हो गई। सभी लोग ये देखकर हंस रहे थे। कुछ एल्डर्स तो बात कर रहे थे कि इस लड़के को पिल बनाने आती ही नहीं। इस कंपटीशन में ओल्ड मैन वो ही जीतेंगे और वही एल्डर बनेंगे। हालांकि मिस वान अभी मास्टर याओ लाओ से कह रही थी कि पिछली बार से जियान ने ज्यादा टाइम तक उस फर्नेस को संभाले रखा। वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें धीरे धीरे परफेक्ट हो रहा है। पर ये चीज तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर वो बना क्या रहा है। यही बात अभी वहाँ एल्डर लिन भी कह रहे थे। उन्होंने कई तरह की पिल्स देखी हैं और वो इतने सीनियर हैं कि वो देखकर ही बता देते हैं कि सामने वाला किस चीज पर काम कर रहा है। पर जियान को देखकर ये चीज नहीं बताई जा सकती। वो अभी हैरान थे। वैसे अब समय इसी तरह से बीतता गया और करीबन 3 दिन बीत गए। हम देखते हैं कि अभी भी वो दोनों पिल्स बना रहे थे। वहाँ ओल्ड मैन हुओ की पिल लगभग तैयार थी। वो कह रहे थे कि अब समय आ चुका है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी एनर्जी को बढ़ाया। ये चीज वो भी जानते हैं कि उनकी सोल पावर काफी नहीं है। वो एल्केमी में इतना ज्यादा खो चुके थे कि उन्होंने कभी अपने लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करने पर फोकस नहीं किया। इस वजह से उनकी सोल पावर नहीं बढ़ पाई। पर फिर भी उन्हें पता है कि जो पिल एक बार क्रिएट हो चुकी है उसे दूसरी बार भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए उनके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वो तुरंत ही अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं और अचानक वहाँ अलग अलग कलर की थंडर लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। सभी देखकर ये समझ चुके थे कि ये 9 कलर थंडर पिल है और ओल्ड मैन वो भी उसे बनाने में पूरी तरह से कामयाब होते दिख रहे थे। इस बीच उनकी नजर सामने जियान पर भी पड़ती है। वो कहने लगते हैं कि अभी तक तुम्हारी हर्ब्स खुल तक नहीं पाए। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई मामूली पिल भी बना पाओगे। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि जियान के फर्नेस कई बार डिस्ट्रॉय हो गए। उसने कई बार सेम हर्ब को फिर से यूज किया, जिस वजह से उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाया। पर अचानक ही जियान अपनी फर्नेस के कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर लेता है। असल में इन्हें क्लोन नहीं कहा जा सकता। उसने ये चीज सभी के सामने की थी। उसने अपनी फर्नेस को फ्लेम से क्रिएट किया है, इसलिए ये चीज उस पर डिपेंड करती है कि वो अपनी फ्लेम से कितनी फर्नेस क्रिएट करना चाहता है। उसने उस एक ही फर्नेस के कई सारे अलग अलग टुकड़े कर दिए, जिनके अंदर अलग अलग हर्ब थी। वो सभी फर्नेस जियान की हेवनली फ्लेम से बनी हुई है, इसलिए ये चीज जियान पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ज्यादा गर्म होगी। जियान को हीट एडजस्ट करने आता है, इसलिए कोई भी हर्ब उसने जल्दी नहीं दी और सभी हर्ब को अलग अलग फर्नेस में पकाया, जिससे वो बहुत ही जल्द डिसॉल्व हो गई और उनकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी थी वो और ज्यादा एनहांस होकर सामने आई। बाद में जियान ने उन्हें कंबाइन करना शुरू कर दिया था, जो चीज एक पिल बनाने के लिए जरूरी होती है। हालांकि नॉर्मली अगर सब कुछ चलता तो एक बड़ी सी फर्नेस के अंदर वो सारी हर्ब्स कंबाइन होना शुरू हो जाती। लेकिन जियान ने जैसे ही उन सभी छोटी छोटी फ्लेम फर्नेस को कंबाइन किया तो वहाँ एक फ्लेम ड्रैगन समन हुआ और जियान की वो पिल जो कि अभी क्रिएट हो रही है वो उस ड्रैगन के अंदर ही बनने लगी। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे। इस तरह की प्रोसेस से एक पिल को बहुत ही अच्छे लेवल पर एनहांस किया जा सकता है, पर फ्लेम ड्रैगन क्रिएट कर कभी किसी ने ये चीज ट्राई नहीं की। मतलब जिन लोगों ने ये चीज ट्राई की है उन्होंने कभी कंपटीशन में तो ये बिल्कुल ट्राई नहीं किया, क्योंकि कौन इसमें कामयाब हो पाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। अभी सभी लोग जियान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। वहाँ सबसे ज्यादा इम्प्रेस एल्डर लिन दिखाई दे रहे थे। इधर मिस वान और साथ ही बाकी पिल टावर के लीडर्स को लगा कि शायद ये चीज मास्टर याओ लाओ ने जियान को सिखाई है,
पर वो कह रहे थे कि नहीं, ये चीज तो उन्होंने भी कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि इस तरह की फ्लेम ड्रैगन को क्रिएट करके एक पिल क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा फ्लेम कंट्रोल होना जरूरी है। ये चीज कई दिन की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। ऊपर से जियान तो इसे एक कंपटीशन में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि वो ऐसा करेगा। वैसे अभी जब कुछ घंटे बीते तो अचानक से फिर से वहाँ बादल आना शुरू हुए। उनसे ब्लैक कलर की बिजली गिर रही थी। जिन लोगों को इस बारे में पता था वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इस बार इन बिजलियों को जियान की उस पिल ने समन किया था और ये थी ब्लैक डेमन थंडर। जिस तरह से वो 9 कलर थंडर है, सेम उसी तरह से ये भी एक थंडर का कलर है, लेकिन ये उन 9 कलर थंडर से बिल्कुल अलग है। ये ब्लैक डेमन थंडर है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली कोई एल्केमिस्ट इस तरह की थंडर को समन नहीं कर पाता। हालांकि ये चीज जितनी ज्यादा अच्छी थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ब्लैक डेमन थंडर इतनी पावरफुल थंडर है कि ये किसी भी बिल को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकती है। जियान के लिए ये चीज बुरी साबित हो सकती थी, पर जियान भी इस चीज के लिए तैयार था। उसने तुरंत ही अपने सोल पपेट को निकाला जो कि उस ब्लैक डेमन थंडर को रोकने के लिए वहां पहुंच चुका था, पर उस थंडर ने उसके पपेट को ही एक बार में ही हरा दिया, जो देखकर जियान को खुद वहां आना पड़ा। जियान को अभी अपने फ्लेम ड्रैगन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो पिल उस ड्रैगन के अंदर ही है। जियान ने वहां जाते ही ब्लैक डेमन थंडर पर अटैक करना शुरू किया। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद जियान बेवकूफ है, पर जियान तो शेंग लेवल का कल्टीवेटर है। उसे किसी से डर नहीं लगता, और अगर वो डरता होता तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। ये चीज एल्डरलिन सभी से कहते हैं। हालांकि वहाँ जियान ने हमला कर उस ब्लैक डेमन थंडर को खत्म कर दिया था, जिसके बाद जियान की पिल भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही वो पिल जियान की तरह भीस बना लेती है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मास्टर याओ लाओ ने बहुत पहले बताया था कि एक अच्छी लेवल की पिल के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। जियान ने भी इस तरह की पिल्स देखी हैं, जो कि उससे बचकर भाग रही थी। जियान ने बाद में उन्हें कैच कर लिया, पर इससे यही साबित हुआ कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। सेम उसी तरह से जियान ने जो पिल क्रिएट की है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनके पास भी अपनी एक कॉन्शियसनेस थी। खुद को बचाने के लिए उसने जियान का रूप ले लिया, पर जियान तो जानता है कि वही असली जियान है, इसलिए तुरंत ही उसने उसकी पावर को सप्रेस कर उसे वापस से पिल में कन्वर्ट किया। पिल की एनर्जी को महसूस कर मास्टर याओ लाओ साफ साफ कह सकते थे कि उससे बॉडी पिल की ही एनर्जी आ रही है, लेकिन वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि नॉर्मल बॉडी पिल कभी इस पिल की बराबरी नहीं कर सकती। खैर, अब ये चीज तो जियान खुद ही बताएगा कि उसने क्या बनाया है। वहाँ एल्डरलिन दोनों से ही पूछते हैं कि अपनी अपनी पिल का नाम बताओ। इधर ओल्ड मैन हु अपने पिल के नाम के बारे में बताते हैं। उनकी 8 ग्रेड की पिल है जिसने 9 कलर थंडर को समन किया था। वो पिल खासकर कल्टीवेटर की एनर्जी को सडनली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने के लिए काम आती है। मतलब अगर लड़ाई के बीच में कोई फायर वाला कल्टीवेटर उस पिल को इस्तेमाल करे तो उसकी एनर्जी कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। अब बारी जियान की थी बताने की कि आखिर उसने क्या बनाया है। जियान कहता है कि ये एक 9 ग्रेड की पिल है जिसने ब्लैक डेमन थंडर को समन किया था। जियान ने उस पिल का एक नाम भी रखा है, लेकिन वो मेन बात नहीं है। मेन बात ये है कि वो पिल किसी भी कल्टीवेटर को बैंशेन लेवल तक प्रमोट करा सकती है। साथ ही उसका सक्सेस रेट भी डबल है। मतलब नॉर्मली कोई पिल काम करेगी या नहीं ये 50-50% पर रहता है, पर जियान के हिसाब से उसकी पिल 100% काम करेगी। ये चीज सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये बात पहली बार सुनी है। पर एल्डरलिन डिसाइड करेंगे कि किसकी पिल अच्छी है। ये चीज तो नॉर्मली कोई भी कह सकता है कि एक 9 ग्रेड की पिल 8 ग्रेड की पिल से ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब ये चीज पहले से क्लियर थी कि जियान इस कंपटीशन को जीत गया। पर जब एल्डरलिन ने एनर्जी को नोटिस किया तब उन्हें असल में पता चला कि जियान की पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है। मतलब वो सिर्फ ये देखकर नहीं कह रहे थे कि वो 9 ग्रेड की है, बल्कि वो समझ भी पा रहे थे कि ये एक नई तरह की पिल कितनी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। वो ये चीज अनाउंस करते हैं कि जियान ने इस कंपटीशन को जीत लिया और वो मेन पिल टार का एक नया एल्डर बन चुका है। हालांकि वहाँ ओल्ड मैन हु हार चुके थे, लेकिन उन्हें इस चीज से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अंदर ही अंदर वो जियान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि अपने पिल को बचाने के लिए जियान ब्लैक डेमन थंडर से टकरा गया। इस चीज को लेकर वो जियान की तारीफ करते हैं। हालांकि उनका अभी भी यही मानना है कि नेचुरली जो प्रोसेस बनाई गई है उसी प्रोसेस के साथ पिल को बनाना चाहिए। इसलिए वो जियान से कह रहे थे कि तुमने मिस्टेक्स भी बहुत सारी की हैं। मैं तुमसे इम्प्रेस तो हूँ, पर साथ ही साथ मैं तुम्हारी उन मिस्टेक्स से भी गुस्सा हूँ। अभी ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। तभी मास्टर याओ लाओ वहाँ आए। वो जियान को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे। वैसे मास्टर याओ लाओ यहाँ ओल्ड मैन हु के जाने से पहले उनसे भी एक बार मुलाकात करते हैं। उनके बीच कुछ बातचीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड मैन हु अभी उन पर चिल्ला रहे हो, पर बाद में उन्होंने रिस्पेक्ट पेश की और वहाँ से चले गए। जब मास्टर याओ लाओ वापस यहाँ जियान के पास आए तो जियान पूछने लगा कि आपके बीच क्या बातचीत चल रही थी।
इस पर मास्टर याओ लाओ ने बताया कि उसने मुझसे कहा है कि वो भी अपने लिए एक डिसाइपल ढूंढेगा और बाद में वो डिसाइपल तुमसे मुकाबला कर कर तुम्हें हराएगा, जिससे ओल्ड मैन हो ये साबित कर पाएंगे कि उनका सोचना सही है। स्क्रोल्स में जिस तरह से पिल्स को क्रिएट करने के बारे में लिखा हुआ है, एक पिल उसी तरह से क्रिएट की जानी चाहिए। वैसे अभी उनके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।